नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि में पर्यावरण और पारिस्थितिकी देख रहे थे। इसमें कई पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जो कि परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसके सभी पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और क्योंकि परीक्षा में सीधे आते हैं प्रश्न, तो आज का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य मैप के रूप में दिया गया है फ्लो चार्ट में, तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो जिससे हम बार बार परीक्षा में इसे भूलेंगे नहीं, राज्य को मैच कराते हुए चलेंगे जिससे भूले ना हमको और याद हो जाए। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले देखिए कहाँ है दचिंगम। दचिंगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये लोकेशन जम्मू कश्मीर का। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। लोकेशन हरियाणा का। लोकेशन भी आप मैप पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ध्यान दीजिए कि कौन से लोकेशन कहाँ है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है। जिसको मैक्सिमम लोगों को तो याद ही होगा, जिसे नहीं याद हो थोड़ा ध्यान दे। सरिस्का, ये राजस्थान में है। गिरवन, गिरवन जहाँ बब्बर शेर पाए जाते हैं, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। फिर उसके नीचे ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जहाँ पे क्या है? गूगामल, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद फिर नीचे आते हैं गोइंदी, ये तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद फिर तेलंगाना, तेलंगाना में पापीकोंडा, ये तेलंगाना में है। इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। और उसके बाद फिर उड़ीसा, उड़ीसा में सिमलीपाल। और फिर बेतला, बेतला कहाँ पे है? ये झारखंड में है। दुधवा हम लोगों को पहले ही देख लिए हम लोग, दुधवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद फिर इन इन इंतानकी, ये कहाँ पे है? नागालैंड में। ये नागालैंड का क्षेत्र है। फिर उसके बाद केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में। ये मणिपुर है, इसके नीचे मिजोरम है, अंदर की साइड त्रिपुरा है। तो ये रहे कुछ राष्ट्रीय उद्यान। एक नेक्स्ट मैप में फिर हम लोग देख लेते हैं और जो है संबंधित राज्य से। तो इसमें मल्टी वाले दिए गए हैं लगभग। तो आप देख रहे हैं ये कार्बेट, जिसे जिम कार्बेट बोलते हैं, उत्तराखंड में। राजा जी, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है। तो उसके बाद कर्नाटक में देखते हैं बांदीपुर, कन्नरघट्टा, कुंद्रेमुख, अंसी, जिसमें बांदीपुर और बन्नरघट्टा और कुंद्रेमुख ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अंसी तो फिलहाल नहीं अभी देखने को कहीं मिला। फिर उसके बाद एमपी में माधव, कान्हा, बाधवगढ़, संजय, चार के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फिर आते हैं असम में काजीरंगा है और मानस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। उसके बाद फिर नीचे देखते हैं साइलेंट वैली और पेरियर, ये दो के दोनों केरल में है, केरल में अवस्थित हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नोट देख लेते हैं क्या है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसा प्रश्न सीधा बन जाता है, इसलिए ये फैक्ट के रूप में याद रखें, रिमेंबर रखें कि उसका लोकेशन कहाँ है। जैवमंडल रिजर्व, संबंधित राज्य देख लेते हैं। शीत रेगिस्तान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कच्छ देख रहे हैं, गुजरात में ही है कच्छ क्षेत्र। मानस असम में। और उसके बाद दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। और डिब्रू सैखोवा असम में। और शेषा शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हैं। और इसके बाद भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व टोटल हैं। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधा प्रश्न बनता है टोटल कितने हैं, तो 18 हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट, नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नोकरेक मेघालय में, मेघालय की लोकेशन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है। फिर नीचे आएंगे तो सिमलीपाल जो उड़ीसा में है। और फिर इधर आएंगे तो पन्ना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में दूसरा पंचमढ़ी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, घूमने टहलने किसी को जाना है तो वहाँ ज़रूर जाइएगा, अच्छा लोकेशन है। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, इससे लगा हुआ एकदम बॉर्डर पे ही है। और उसके बाद नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो जिस क्षेत्र में अवस्थित है उसी क्षेत्र को ये बोलते हैं, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तीनों के बॉर्डर को टच करते हुए अवस्थित है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो अगस्त मलाई जो केरल और तमिलनाडु के एकदम बॉर्डर पे है। फिर उसके बाद फिर मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, यहाँ पे है।
और ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में नीचे वाला जो द्वीप है निकोबार, वहाँ पे है, अवस्थित है। यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित MAB कार्यक्रम कुल 12 भारतीय जैवमंडल रिजर्व हैं। ये इससे रिलेटेड फैक्ट था। अब आइए आगे देखते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के प्रमुख कार्य। इनके कार्य क्या हैं? संरक्षण क्या क्या करते हैं ये? पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण करते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जातियों और उनके अनुवंशों की संरक्षण प्रदान करते हैं। संसाधनों को पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन देते हैं, सही है। उसके बाद इनके विकास कार्य देखते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नयन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इनके विकास में कार्य होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, जिससे ये मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ये उपयोगी होते हैं। शोध एवं मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक शोध इसमें किए जाते हैं। बोधन, शिक्षा या शिक्षा से रिलेटेड कोई कार्य यहाँ पे किया जाता है, मतलब उस जानकारी के लिए, उससे शिक्षा को से रिलेटेड है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो मतलब वहाँ पे जो जीव जंतु या जो भी क्षेत्र वहाँ से प्राणियाँ पाई जाएंगी, पेड़ पौधे जो भी पाए जाएंगे, उनको शोध से लेके देश विदेश में सबसे मतलब मैच करा के देखा जाता है कि हमारी यहाँ की जातीय प्रजातियाँ कैसी हैं, आपके यहाँ की कैसी हैं, कौन कौन से एटमॉस्फेयर में कैसे पनप रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार का वर्क होता है। यूनेस्को MAB कार्यक्रम में सूचीबद्ध भारतीय जैवमंडल रिजर्व कितने हैं, तो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। एक नीलगिरी है, फिर नंदा देवी है, सुंदरबन है। फिर उसके बाद आते हैं तो सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक की पहाड़ियों के आसपास, और ग्रेट निकोबार। फिर नीचे आएंगे तो अगस्तमलाई कहाँ पे अवस्थित है? एकदम नीचे। और उसके बाद फिर कंचनजंगा, फिर पन्ना तो आपको पता है MP में है। मन्नार की खाड़ी नीचे, अभी हम लोगों ने ऊपर मैप में देखा है। नोकरेक और फिर पंचमढ़ी, ये सब इतने यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में सूचीबद्ध हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 18, अभी हम लोगों ने देखा है। यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ये टोटल 12 है। यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित, और भारत सरकार में टोटल 18 है, जबकि यूनेस्को में 12 ठो हैं। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम क्षेत्रफल की दृष्टि से जैवमंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी, क्षेत्रफल लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित निधि कौन सा है? तो कच्छ का रण, जिसे गुजरात के आसपास का वो दलदली क्षेत्र माना जाता है, जो लगभग 12,454 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। MAB के बारे में क्या देख लेते हैं। प्रारंभ वर्ष 1971 यूनेस्को का अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। किसका है? यूनेस्को का। पूरा नाम क्या है? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इसका फुल नाम है। उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना इसका प्रमुख कार्य है। आइए आगे देखते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य संबंधित राज्य। दचिंगम हम लोगों ने पहले ही देखा, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। कच्छ का रण, जहाँ जंगली गधे का अभ्यारण्य इसे बोलते हैं, गुजरात में हम लोगों ने देखा, ये एकदम बॉर्डर लाइन का एरिया है। आस्कोट, ये देख रहे हैं उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा, ये हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। भीम बांध, ये कहाँ पे है? बिहार में है। और फिर उसके बाद फिर मेघालय में आते हैं तो नोकरेक आता है। और पाखल, ये तेलंगाना में है। और बोंडला और कोटीगांव, ये दो के दो एकदम बॉर्डर पे पड़ते हैं, गोवा में पड़ते हैं, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बॉर्डर पर। उसके बाद मुकाम्बिका, ये जो है नीचे कर्नाटक में। और एकदम नीचे अगर आते हैं तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अगस्तमलाई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य संबंधित राज्य। आगे जयसमंद, नाहरगढ़ और सरिस्का, ये तीन के तीन कहाँ हैं? राजस्थान में है। उसके बाद पाखुई, नामदफा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। असम में नरमापानी, मानस, काजीरंगा, ओरंग।
और फिर झारखंड में आते हैं तो डालमा, महुआडार, और उसके बाद फिर नीचे आते हैं उड़ीसा में ऊषा कोठी, सिमलीपाल। फिर एमपी में देखते हैं तो कूनो, करेरा और कागेर घाट, गोमर्दा, और नीचे आते हैं तो पेरियर और नैयर। इसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट देखना चाहें तो आप इम्पोर्टेंट में आप लगा लीजिए नाहरगढ़ और सरिस्का यहाँ पे, और नामदफा, दिहांग, दिबांग यहाँ पे, पाखुई नहीं होगा। नर्म पानी ये नहीं अभी तक पूछा गया। मानस, काजीरंगा और ओरंग भी एक बार पूछा गया है। और डालमा, महुआ डर तो नहीं पूछा गया, डालमा पूछा गया है। ऊषा कोठी एक बार आया है। और कूनो और करेरा ये दो के दोनों नहीं आए हैं। एमपी के बाकी जो अदर थे उसे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। और नीचे पेरियार और नैयर ये दो के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में प्रारंभ तिथि। उद्देश्य क्या था इनका? बाघों को समाप्त होने से बचाना। बाघों को बोल रहे हैं, सॉरी, बाघों को समाप्त होने से बचाना। टाइगर प्रोजेक्ट, जब टाइगर है तो टाइगर को बचाने का प्रयास किया गया। 2967 भारत में बाघों की कुल संख्या बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार है। ये एक बार पूछा गया है, सीधा फैक्ट, इसलिए बनने के चांसेज रहते हैं, तो आप एक बार याद रखें। 2967। 52 संरक्षित क्षेत्रों की टोटल संख्या है। नोट में देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंपॉर्टेंट है, के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। तो किस डेट को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, 526 यहीं पे पाए जाते हैं, तो ये कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बाघों वाला एमपी। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में, आंध्र प्रदेश, जो 3296.31 वर्ग किलोमीटर है, सबसे लंबा चौड़ा है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में। नोट, बांदीपुर कर्नाटक बाघ अभ्यारण्य वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तथा अपरिवर्तित होती है, वह है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। अब आइए कुछ विविध में देख लेते हैं। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, इसकी अवस्थिति क्या है? क्यों? इंग्लैंड में। स्थापना 1759 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 2003 में विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया। विशेष क्या है? 40,000 से अधिक प्रजातियां पौधे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है, जिसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 40,000 से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, तो कितना बड़ा होगा ये। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, अवस्थिति कहाँ है इसकी? पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पे है, और दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों के पास। अन्य जंतु, हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि। विशेष तथ्य क्या है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है तमिलनाडु का। अवस्थिति मेन इसका तमिलनाडु में ही। अब बाघ अभ्यारण्य संबंधित राज्य देख लेते हैं। रणथंभौर, सरिस्का और कुमुंद्रा हिल्स, ये 3 के 3 कहाँ हैं? राजस्थान में है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं महाराष्ट्र में, तो बोर, मेलघाट, तदोबा धेरी, पेंच, सहाद्री और नवेगांव, नागजीरा, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके बाद पेरियर, पारंबीकुलम, ये दो के दोनों नीचे केरल में अवस्थित है। और तेलंगाना में देखते हैं तो अमराबाद, कावल, ये दो तेलंगाना में है। और उसके बाद फिर इधर आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो बुक्सा और सुंदरबन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कार्बेट और राजा जी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नामदफा, पक्के और कामलांग, ये 3 के तीनों अवस्थित हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नोट देख लेते हैं, इंगित द्वीप संबंधित राज्य को दर्शाते हैं, तो ये एक्चुअली थोड़ा मैप जो है इनका स्केल पे नहीं है, वही ये बता रहे हैं कि ये जो इंगित बिंदु है राज्य दर्शाते हैं, न तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं कौन सा कहाँ है। पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विस्तृत है। कौन सा? पेंच, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यही बॉर्डर पे अवस्थित है। उसके बाद फिर देखते हैं बाघ अभ्यारण्य संबंधित राज्य, आगे जो अगले नेक्स्ट मैप में है। सतपुड़ा,
संजय दुबरी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, ये सब के सब कहाँ हैं? ये एमपी में है, अवस्थित है। और बंदीपुर, भद्रा और बलिगिरी रंगनाथ मंदिर, बीआरटी, नागरहोल और डंडोरी अंसी, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जिसे बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। और अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती, ये सब के सब छत्तीसगढ़ में हैं। और उसके बाद फिर असम में आते हैं तो मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग है। और उसके बाद फिर यूपी में आते हैं तो दुधवा और पीलीभीत है। बाघ अभ्यारण्य टोटल 51 है और संबंधित राज्य हम लोग देख रहे हैं अभी। पलामू कहाँ है? पलामू झारखंड में अवस्थित है। वाल्मीकि, वाल्मीकि ये अवस्थित है बिहार में। और दंपा, दंपा जो है ये एकदम नीचे अवस्थित है। नीचे वाला राज्य आप लोग बताइए ये कौन सा है? मिजोरम, अभी हम लोगों ने देखा। इसके ऊपर मणिपुर है, उसके ऊपर कौन सा है? नागालैंड, और इधर त्रिपुरा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को मैप पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, बार बार बनते हैं। उसके बाद फिर नीचे देखते हैं सिमलीपाल और सतकोशिया, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, ये कहाँ है? उड़ीसा में। फिर उसके बाद नीचे तमिलनाडु में आते हैं श्रीविल्ली पुथुल, मेगा मलाई, अन्ना मलाई, मुडू मलाई, मलाई मलाई, जितनी मलाई हैं सब देख रहे हैं तमिलनाडु में ये। और सत्यमंगलम, कांडा, कालाकांड और मुंडन थुरई, ये सब के सब तमिलनाडु में है। पेच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र दोनों राज्यों के में विस्तारित है, वो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद इसे भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से धरोहर स्थल हैं वो भी देख लेते हैं। ली कार्बूसियर के वास्तुशिल्प कार्य, ये कहाँ थे? ये पंजाब में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस जिसे बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में मुंबई के पास है। और विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स, ये कहाँ है? ये अवस्थित है मुंबई में। भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल और संबंधित राज्य देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। और उसके बाद फिर आते हैं असम में तो मानस और काजीरंगा। और फिर पश्चिम बंगाल में आते हैं तो सुंदरबन। इतनी बार देख रहे हैं हम लोग कि याद हो जाना चाहिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये देख रहे हैं कहाँ पे है? राजस्थान में। उसके बाद गुजरात में आते हैं तो पंचानेर, पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखते हैं नालंदा महाविहार कहाँ अवस्थित है? आप लोगों को पता ही होगा, बार बार पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए इसे, ये बिहार में अवस्थित है। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर अवस्थित है, ये भी बिहार में है। सांची बौद्ध स्मारक कहाँ है? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। एलोरा महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और गोवा के चर्च एवं कन्वेंट गोवा में अवस्थित हैं। और फिर नीचे आते हैं तमिलनाडु में तो चोल मंदिर, बार बार हम लोग इतिहास में चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह, ये भी तमिलनाडु में है। और फिर इधर आते हैं उड़ीसा में तो सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो काफ़ी मशहूर है, अवस्थित है। अब आइए कुछ और देख लेते हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में पाए जाते हैं। जयपुर शहर, जंतर मंतर, ये सब राजस्थान में अवस्थित हैं। धोलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। एंशियंट समय का ये एक स्थल है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद रानी की वाट जिसे बोलते हैं, ये भी अवस्थित है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। हम्पी में स्मारक समूह, हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पट्टदकलम में स्मारक समूह, ये कहाँ है? कर्नाटक में। पश्चिमी घाट, ये कर्नाटक के एकदम साइड में ही लगा रहता है, तो ये तो ऊपर से महाराष्ट्र को लेते हुए नीचे केरल तक जाएगा, लेकिन ये पश्चिमी घाट मेन जो बोला जाता है वो कर्नाटक में ही बोला जाता है।
फिर भीमबेटका, श्रीशैलम ये आपके मध्य प्रदेश में, खजुराहो समूह ये भी एमपी में अवस्थित है। फिर उसके बाद फिर आते हैं यहाँ दिल्ली में, तो लाल किला परिसर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये सब दिल्ली में अवस्थित हैं। देख रहे हैं सब मतलब एकदम अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के मिले हैं, जिसको जिसको घूमना हो तो अच्छे से देख लीजिए, घूमने चले जाइएगा। आगरा का किला और ताजमहल और फतेहपुर सिकरी ये तीन के तीनों यूपी में अवस्थित हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम समुद्री एक्सचुरी स्थापित की गई थी कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त कर, करता है कहाँ से? रामगंगा नदी से। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है कहाँ? केरल में। हरिके आंध्र भूमि पंजाब प्रांत में स्थित है, ब्यास और सतलज के संगम पर। नोट क्या है? 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है, जिसे 5 मौसमों का बाग बोलते हैं। अब आइए वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापी, कचरे से उत्पादित ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा। इसका मतलब अगर इसे आप शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछ लें, कोई आपसे पूछ लेगा नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जो नई हो, जिसे जो परमानेंट समाप्त नहीं होगी, वो किसी न किसी रूप से हमें मिलती रहेगी, बनती रहेगी। मतलब सूर्य ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। सूर्य ऊर्जा, अगर सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो गई तो जीवन समाप्त हो गया। पवन अगर समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। जल के बगैर जीवन व्यर्थ है। जल भी इतना है कि वो समाप्त होने का कोई वो नहीं है। बायोगैस नेचुरल, जब तक हम लोग हैं तो वो बायोगैस तो बनेगी ही। भूतापी ये ऑटोमेटिक सी बात है। और अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसे संसाधन हैं जो जमीन के नीचे दफन पड़े हैं, जिन्हें हम बार बार निकालते हैं, निकाल के उनका यूज कर रहे हैं। ये आज नहीं तो कल समाप्त होंगे। जिसमें क्या है? हमारा आता है कोयला, उसके बाद फिर आता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं, परमाणु ऊर्जा आते हैं और सेल गैस आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के गैस आते हैं। ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन, कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है नवीकरणीय ऊर्जा। जो प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती है, आपको बताया ना कि वो सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का वह रूप जो न तो प्रदूषण करता है और न ही उसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। मतलब इसे पॉजिटिव एनर्जी या तो ग्रीन एनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेंगे, प्रकृति में प्रदूषण बहुत कम करेंगे। पौधों के वे उत्पादक जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, तथा पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। आपको पता है कि बहुत से वर्षों में दबे रहने की वजह से ही कोयला भी निर्माण होता है, उसी की वजह से पेट्रोलियम हमारे बनते हैं, तो उन्हीं को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, जिसे अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये एक बार खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया, तो फिर इन्हें से फिर से बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हम लोगों के बस की नहीं है कि इसको बना पाए। हाँ, बायोडीजल बनाएंगे, लेकिन बायोडीजल वो दूसरी चीज़ हो गई। वो मतलब एक वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आएगा, अनवीकरणीय में नहीं। अलग प्रकार से वो बनाई जाती है, क्योंकि वो हम लोगों के नेचुरल प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है, जो अवस्थित है। वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा और विविध पक्ष देख लेते हैं। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन सौर विकिरण से प्राप्त होता है, प्रदूषण रहित होता है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार कहा जाता है सौर ऊर्जा को। ये सारी चीज़ें सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, बिना उसके सौर ऊर्जा के लगभग पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या, पॉसिबल तो आजकल लाइट और सोलर एनर्जी की वजह से, मतलब वो जो बल्ब लगाते हैं उससे भी फोटोसिंथेसिस किया जा रहा है। लेकिन रही बात ही कि मेन सोर्स तो यही है, फोटोवोल्टिक तकनीकी द्वारा सूर्य के प्रकाश का सौर ऊर्जा में रूपांतरण होना, ये इसी का कार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा सूर्य ऊर्जा का सूर्य के प्रकाश को सूर्य ऊर्जा में रूपांतरित होना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रश्न। सौर ऊर्जा का उपयोग आवासीय भवनों को गर्म जल आपूर्ति के लिए किया जाता है।
तो हाँ किया जाता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए आप लोग देखे होंगे सोलर एनर्जी का। लक्ष्य सिंचाई परियोजना है, जल की आपूर्ति होती है। रेलवे सिग्नल, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विश्व का प्रमुख पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्वीकृत किया है, स्थित है कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। वर्ष 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन? द्वीप बना था। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण कहलाता है बायोमास गैसीकरण। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार बने। ये क्या है? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित लगभग 121 देशों का समूह है। किस पे? कर्क रेखा और मकर रेखा। ग्लोब पे आप लोगों को पता ही होगा, बीच में होता है भूमध्य रेखा, एक ऊपर रेखा एक नीचे रेखा, नीचे मकर रेखा ऊपर कर्क रेखा। तो आप ये बीच वाली रेखा को इमेजिन कीजिए कि ये नहीं रही, जस्ट इमेजिन ये। अब बीच में आप समझ लीजिए मकर रेखा है, बीच में आपका भूमध्य रेखा है, तो आप ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा कि ये बीच का क्षेत्र जो है, इसी में लगभग अवस्थित जितने देश हैं उन देशों को 121 देशों का समूह है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु ये प्रतिबद्ध हैं। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 30 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था। सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में सम्मेलन हुआ था। उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित थे। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, यूएन के तत्कालीन महासचिव बान की मून वहाँ पे उपस्थित थे। प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 नई दिल्ली में किया गया। सचिवालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम, हरियाणा में। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसे जितनी बार लगाएं वो कम है, क्योंकि ये सचिवालय हरियाणा गुरुग्राम में है और ये हेड क्वार्टर इसका जो है ये एक ही सिंगल हेड क्वार्टर है जो इंडिया में अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। घोषणा पत्र, वर्ष 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया और सदस्य देशों द्वारा वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु। सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग क्या क्या हैं देख लेते हैं। सोलर कुकर है, सौर चिकित्सा है, कृत्रिम उपग्रह और मंगलयान है, मंगलयान में उपयोग किए जाते हैं। सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण किया जाता है, तो जो हम लोग सोलर एनर्जी से बनाते हैं, मतलब इन्वर्टर चार्ज करेंगे या तो सीधा हम ग्रिड को दे के सेल करते हैं बिजली। बहुत से सोलर एनर्जी के बड़े प्लांट लगे हैं जिससे बिजली डायरेक्ट यूनिट बाई यूनिट सेल होती है, उससे पैसे भी आते हैं। सौर उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। जल का ऊष्मन करते हैं, हाँ हीट करने के लिए या विभिन्न प्रकार का काम। प्रकाश संश्लेषण का कार्य है ही। परिवहन में जैसे ऑटो रिक्शा और हवाई जहाज़, अब अभी आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी कंपनी इतनी अच्छी टेस्ला काम कर रही है इसके ऊपर, और फेरारी और फिर टाटा महिंद्रा, विभिन्न प्रकार की कंपनियां इस समय सोलर एनर्जी पे काम कर रही हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी के साथ सोलर एनर्जी से भी चार्ज करके उनकी कार दौड़ाई जाए। फिर उसके बाद आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में बायोडीजल। बायोडीजल के बारे में, बायोडीजल क्या है? जेट्रोफा, जेट्रोफा से मिलता है बायोडीजल। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द तो यही है कि जेट्रोफा से क्या प्राप्त होगा? बायोडीजल। बायोडीजल का पौधा है जेट्रोफा। 2-3 पौधे दे देंगे आपको, उसमें से एक फिल्टर करना रहेगा, तो जेट्रोफा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बायोडीजल की फसल होती है ये। पुष्पी पादपों की एक प्रजाति का पौधा है ये। सूखा एवं विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है और बीज 27 से 40% तक तेल और तेल डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तन होता है। पोंगामिया पिनाटा, ये भी बायोडीजल का एक रूप है। भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से अंकुरण करते हैं ये। बीज लिपिड की प्रचुरता है और ओलिईक अम्ल लगभग आधा इसमें पाया जाता है। विकल्प क्या है? बायोडीजल का है। पोंगामिया पिनाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद फिर आगे देखते हैं फ्यूल सेल के लाभ। फ्यूल सेल के क्या क्या लाभ होते हैं? सेल की डिजाइन व माप का आसान मानकीकरण होता है, पर्यावरण हितैषी होते हैं और शोर रहित होते हैं, अधिक दक्ष होते हैं ये बायोडीजल वाले। और उसके बाद फिर बायोमास
के स्रोत देख लेते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल को देख लेते हैं। प्रसिद्ध एल्कोहल ये है। अन्य नाम क्या है? एथिल एल्कोहल है। उपयोग क्या है? हरित ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्रोत क्या है? शक्कर युक्त पदार्थ या स्टार्च युक्त पदार्थ है। अन्य स्रोत क्या है? पाइन, करंज, फर्न का कीड़वन होता है। उसके बाद फिर देखते हैं बायोमास के स्रोत, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका तथा धान की भूसी इत्यादि। और सीवेज से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ कहाँ से बायोमास के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जीव जंतुओं के अवशिष्ट, वन व लकड़ियाँ, कृषि व घरेलू अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा ये बनाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। डामर, जिसे एस्फाल्ट बोलते हैं, का विकल्प है बायो एस्फाल्ट। डामर क्या है आप लोग जानते ही होंगे, सड़क बनाने में जो निर्माण में यूज किया जाता है। अंग्रेजी में इसे एस्फाल्ट बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखें। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया। हाइड्रोजन बोर्ड का ये कब किया गया? 2003 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहा है देश, तो ये प्रश्न बन सकते हैं। सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक राज्य है जो वर्ष 2016 में बना है। ये कम से कम 3 से 4 बार परीक्षा में आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे लगा लें। तो मित्रों नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग फीडबैक जरूर दें, आप लोगों को और कौन से पार्ट क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ। आप लोगों के प्यार सहयोग के लिए धन्यवाद।